चलिए चैप्टर 12, 13 एंड 14, राइट, तीनों चैप्टर एक साथ इसी नोट्स में जो मैंने आपको दिए हैं उसी में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों चैप्टर की सिर्फ खास चीजें ही हैं और इस साल के 2021 के सिलेबस में ही क्योंकि सिलेबस का रिडक्शन होने के कारण इन चैप्टर्स में बहुत एक या दो पेज की ही चीजें हैं, तो तीनों को मैंने यहाँ पर एक साथ लिया है। तो आज हम समझने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो आज पहला दिन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स में ये यहाँ पर चालू हो रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ साहब? प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि प्राइस कैसे निर्धारित की जाए, हिंदी में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। अब इसमें एक चीज है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, तो हमारे इसमें से फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म हट चुका है। यदि हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता कि कंपटीशन मार्केट क्या होता है ना। तो हम एक्चुअल में ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन देखने जा रहे हैं ये कंपटीशन मार्केट में ही देखने जा रहे हैं। बाकी जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं मार्केट के, मोनोपोली है ना, मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है कि उस कंपनी का केवल एक वही कंपनी होती है जो उस प्रकार के प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, इसलिए उसका प्राइस कंपनी ही डिसाइड करती है और कोई नहीं डिसाइड कर सकता, इसलिए उसमें कुछ सीखने लायक नहीं होता है। तो कंपटीशन मार्केट जो होता है उसमें एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई के थ्रू उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, इसलिए हमें उसको सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात आपको नहीं समझ में आई होगी, उसका रीजन ये है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, पर हम आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको, है ना, और ये आईएमपी है। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं कि कैसे प्राइस डिसाइड होता है एक फुल कंपटीशन मार्केट में, राइट, और वो होता है सप्लाई और डिमांड के पावर से। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे आ जाओ। पहले हम देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन बाय डिमांड एंड सप्लाई। ये मार्केट इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, ये नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इधर राइट हैंड पर देख जो है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भैया आप बता दो प्राइस डिटर्मिनेशन बाय डिमांड एंड सप्लाई एंड टेबल एंड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये नीचे आपको एक टेबल दिख रही होगी, शेड्यूल बना हुआ दिख रहा होगा, और उसके नीचे ग्राफ। हम अभी इन पर ही बात करेंगे, है ना, प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर उसको हम रीड करके देख लेंगे। देखो, कोई मार्केट में कोई कमोडिटी है, ठीक, उसकी डिमांड यहां पर दी हुई है कि यदि प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है 400 500, और उसकी सप्लाई कितनी है 100। ऐसा क्यों? जरा ग्राफ में देखो, ग्राफ में इस चीज को नोट करो, कहां पर मिलेगा ये 1 रुपए कहां है, ये वाई एक्सिस पर 1 रुपीज है, ठीक, और नीचे एक्स एक्सिस पर दोनों की क्वांटिटी दे रखी है, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। ठीक है ना, तो आप देखोगे 1 रुपए पे सप्लाई कितनी हो रही है 100 क्वांटिटी, राइट, और 1 ही रुपए पर डिमांड कितनी हो रही है 500। हाँ या ना? इसका मतलब समझो, हम जानते हैं अच्छे से कि कम प्राइस होगी तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी, लॉ ऑफ सप्लाई। अभी तक हमने जो जो पढ़ा ना बेटा, वो सब यहाँ पर अब इकट्ठा नॉलेज हमको यूज करना है। डिमांड जो चैप्टर पढ़ा, सप्लाई जो चैप्टर पढ़ा, दोनों में जो हमने समझा उनको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। ठीक है, अच्छा, प्राइस कम रहेगी तो डिमांड क्या होगी, बहुत हाई होगी, तो देखो डिमांड कितनी है 500। क्लियर? अब इसका अपोजिट देखो, जस्ट अपोजिट की ये 5 रुपए इसकी प्राइस है, तो डिमांड कितनी हो गई 100, है ना, ग्राफ में देखना है ना। और इसकी यदि 5 रुपए है तो सप्लाई कितनी हो गई 500। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई। अब हम एक इमेजिन करते हैं, सपोज करो हम लोग एक 2 रुपए पर है, अभी मार्केट में 2 रुपए प्राइस है, तो 2 रुपए की प्राइस पर सप्लाई कितनी है 200, कम है, पर उसी वक्त 2 रुपए पर डिमांड कितनी है 400। ठीक,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिमांड और सप्लाई की इस पावर वाले जो गेम है ना, इसमें जो कम होगा वो पावर में होगा और जो ज्यादा होगा वो कमजोर होगा, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, ये जो 2 रुपए वाली प्राइस पर पावर में कौन होगा? पावर में कौन होगा? सप्लाई, क्योंकि सप्लाई क्या है? कम है और डिमांड ज्यादा है, तो किसकी चलेगी? सप्लाई की चलेगी। तो सप्लाई क्या बोलेगा कि ठीक है, आपको 400 क्वांटिटी चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार, ऊपर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब जैसे ही प्राइस बढ़ने की बात आएगी तो जो डिमांड में से कुछ लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उस प्राइस पर खरीदने के लिए एग्री नहीं है। समझ में आई बात? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी एग्जैक्ट क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी और वही रेट मिल जाएगा जो सप्लाई चाहता है, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि मान लो सप्लाई, जैसे सप्लाई अभी 200 यूनिट है 2 रुपए पे, और डिमांड कितनी है? 400, तो वो यदि ये सोचे कि मैं 400 की क्या कर दूं? सप्लाई कर दूं, तो मैं रेट कितना रखूंगा? 4 रुपए। देखो जरा, 400 सप्लाई पर रेट कितना आ रहा है? 4 रुपए। पर वहीं वो डिमांड क्या हो जाएगी? 400 से सीधे आ जाएगी 200, राइट। फिर उल्टा कैलकुलेशन चलेगा कि अब डिमांड क्या हो गई? कम, और सप्लाई क्या हो गई? ज्यादा। तो कम कौन है? डिमांड। तो डिमांड पावर में आएगा, तो डिमांड क्या करेगा? रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जाके मान लो कहां मिले? 3 रुपए पे। तो 3 रुपए पे सप्लाई भी 300 हो गई और डिमांड भी 300 हो गई। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, संतुलन का बिंदु, इक्विलिब्रियम, बराबर, राइट। तो इस पॉइंट ई पर ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, और यही पॉइंट पर जो प्राइस शो हो रही है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। क्या हो गई? मतलब कि प्राइस डिटरमाइंड हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये प्राइस है कितना? 3 रुपए। सेम यही होता है जब हम सब्जी बाजार में जाते हैं, सब्जी के मार्केट में जाते हैं, वो कुछ प्राइस बोलता है, हम अपनी प्राइस बोलते हैं, हम उसके साथ अपनी डिमांड बोलते हैं, फिर वो अपनी कुछ कीमत रखता है, और किसी एक पॉइंट पर हमारी डिमांड विथ प्राइस और क्वांटिटी, उसकी सप्लाई और प्राइस मैच हो जाती है, जहां पर हम उसको ले लेते हैं, राइट। वही क्या हो गया? उसका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिस पर ये इक्विलिब्रियम सेट हुआ है 300 यूनिट, क्लियर। तो ये यहां पर आपके राइट हैंड पर दिख रहा होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस दिख रहा है, ये क्लियर हो चुका। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्लियर हो चुकी है। एक तीर से दो निशाने बेटा, एक चीज समझे, दो काम हो गए, है ना। और मार्केट इक्विलिब्रियम भी यही होगा, यही, इसी सिचुएशन को मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का के थ्रू किसी चीज की, कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाए? तय हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां पर क्या होगी? डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, क्वांटिटी जिस प्राइस पर, ठीक है। अब फिर से इस ग्राफ को देखो, मान लो 5 रुपए पे आओ, तो 5 रुपए पे डिमांड कितनी है? 100, और सप्लाई कितनी है? 500। तो हम इसको बोलेंगे, ज्यादा क्या है? सप्लाई ज्यादा है ना, तो हम इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई कितनी होगी? 400 की एक्सेस सप्लाई होगी। 500 की सप्लाई है पर डिमांड कितनी है? 100, तो कितनी ज्यादा है? 400 यूनिट ज्यादा सप्लाई है। इसको, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्वेश्चन बना लेता है वो आराम से, एक्सेस सप्लाई को समझाओ, तो फिर हमको उसको ये पूरा गणित समझाना पड़ता है, ग्राफ बना के बताना पड़ता है नंबर के हिसाब से, कितने नंबर हमको दे रहा है ना। तो भाई देखो 5 रुपए पे डिमांड कितनी है? 100, और 5 रुपए पे सप्लाई कितनी है? 500। तो भैया यहाँ पर ये क्या है? एक्सेस सप्लाई, ठीक। इसी तरह से एक्सेस क्या हो जाएगी? डिमांड। नीचे दिख रहा है एक्सेस डिमांड, 2 रुपए पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो एक्सेस डिमांड कितनी हो गई? 400 की, सॉरी 400 नहीं, 200 की, 400 माइनस 200, क्लियर। सिंपल सा शॉर्टकट क्या है? सब जो कम होगा वो पावर में होगा, या तो ये याद रख लो
या फिर एक सिंपल सा रट्टा मार दो, क्या कि प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैं ये बाद में बताता हूं। पहला लॉजिक तो सिंपल था, जो कम है वो पावर, ठीक है, क्लियर। तो मैं समझता हूं कि ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको रीड करके देखोगे, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। मार्शल के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय both demand and supply curve. Demand curve is related to the consumer and it's fall down from left to right, left से right की तरफ, ये नीचे की तरफ गिरता है, which explain the inverse relationship between demand and commodity, demand of the commodity and its price. कुछ नया, कुछ भी नया नहीं, ये हमने सब डिमांड में पढ़ा था, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में बस इतना रखना है भाई, फर्स्ट फेज में हमको डिमांड को एक्सप्लेन करना है, सेकंड फेज में हमको सप्लाई को एक्सप्लेन करना है, फिर दोनों को मिला देंगे, ठीक है। कंज्यूमर ट्राइज टू बाय मोर एट लोअर प्राइस, ऑन द अदर हैंड सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर एंड इट्स राइजेस upward from left to right, which explain the direct relationship between the supply of commodity and its price. Producer will place higher supply at higher price. ज्यादा क्वांटिटी तभी देने के लिए तैयार है जब ज्यादा प्राइस हो, एंड वाइस वर्सा, इसका विपरीत उल्टा। So the producer tried to sell more at higher price and higher, वो सेंटेंस वहीं पर आ गया क्या फिर से, हाँ भाई। Hence two opposite force, दो विपरीत फोर्स है, ऐसे विपरीत फोर्स है दोनों, राइट। एक चीज को इधर खींच रहा है, एक चीज को इधर खींच रहा है, राइट। बिकम ऑपरेशनल इन द मार्केट, जो कि मार्केट में चल रहे हैं, एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड ऑफ द कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ये रहा एक्सप्लेनेशन। 5 नंबर में इस क्वेश्चन का आना बहुत ज्यादा, मतलब देखो इस चैप्टर में 3 चैप्टर के मैंने 5 पेज बनाए हैं, देख लो आप कितने पेज है टोटल, 5, तो एक भी इसमें छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर कितने नंबर के मालूम है, 12 नंबर का है। ये तीनों चैप्टर मिला के कितने नंबर के हैं, 12 नंबर के, जिसमें से 5 नंबर का एक, 2 नंबर के 2, और 3 नंबर के एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, 3-4 नंबर के तो बीच की बात आ ही नहीं रही है, सीधे बड़े क्वेश्चन या छोटे छोटे बात है ना। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन आएगा पूरी तरह से, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ये सब क्या हो गए, आपको अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए रीड जरूर कर लेना, ठीक है। इसमें मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, ये सब रीड करके रखने लायक है, यदि 2 नंबर में पूछ ले तो, है ना, सब रीड करने लायक है। अब इसमें आता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल क्या पढ़ेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है, इसके बाद में हम देखेंगे टाइम एलिमेंट्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर को आज ही इतना ही।